हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। जी, आपका स्वागत है। ये बताएं कि आप सत्ता में आए, क्योंकि आप पहले सांसद थे और मंत्रिमंडल में आना मुझे लगता है एक अलग अनुभव होता है, क्योंकि नीति बनाना होता है, लोगों के लिए बनानी होती हैं, राज्य के लिए बनानी होती हैं। तो ये बताएं कि सत्ता में लगभग 1 साल होने को है, कैसा अनुभव रहा? देखिए, बहुत अच्छा अनुभव रहा और चैलेंजेस बहुत रहे। खास तौर पर कोविड जैसी एक महामारी के बीच में पूरे सिस्टम को उसी फ्लो के साथ आगे ले जाना एक अपने आप में बड़ा चैलेंज था। मगर उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने बड़ी अच्छी तरीके से इस महामारी से लड़ाई लड़ी और आज नतीजा हम देखते हैं। तो चाहे लोगों की व्यवस्था बनाने की बात हो, इनिशियल ट्रांसपोर्टेशन की, चाहे रिकवरी रेट की बात हो, चाहे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स बनाने की बात हो, सरकार ने दिन रात काम कर इस महामारी के अंदर भी एक एक नागरिक को तमाम सुविधाएं देने का काम किया है। और कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर हमने निवेश बढ़ाया। जैसे हमारे पास जापानीज एक कंपनी ATL है, वो आई जो लिथियम बैटरी का लगभग 200 एकड़ के अंदर सोना में प्लांट लगा रही है। वैसे ही फ्लिपकार्ट ने लगभग 180 एकड़ के अंदर अपना पूरे नॉर्थ इंडिया का वेयर हाउस बनाने का काम किया। हम बात करें जो एक बहुत लंबा समय से हमारा प्रोजेक्ट पेंडिंग था, जिसकी इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं आ रही थी एयरपोर्ट का, बड़ी खुशी की बात है कि पिछली 22 तारीख को उसके अंदर भी केंद्र सरकार ने हमें इन्वायरमेंट क्लियरेंस दे दी और 27 तारीख को 1 साल पूरा होने पर हम उस एयरपोर्ट का जो रनवे एक्सपेंशन का काम है उसकी शुरुआत भी करेंगे और सरकार की जो 1 साल की मैं कहता हूं अचीवमेंट्स है उसको पोर्ट्रे भी करेंगे। सर, ये बताएं, क्योंकि आपके एक जिस तरह से युवा हैं, एक नई शक्ति के साथ आए थे। 5 साल का कार्यकाल किसी भी सरकार का होता है, लेकिन पहला साल इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हमारे जो ड्रीम्स रहते हैं उन्हें एक पंख देने की बात आती है। जो आप ख्वाब लेके सत्ता में आए, क्योंकि जिन परिस्थितियों में आए आप जानते हैं, क्या उनमें जो है हम पहले साल माने कि कुछ विंग्स जो हैं लगे हैं? राकेश जी, मैं एक चीज जरूर साझी करूंगा। पिछले 1 वर्ष के अंदर बहुत RO पंपे लगे, मगर एक एक बदलाव जो हमने लाने का काम किया, सबसे पहला बदलाव तो पैडी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बदलने की बात जी। और लोग कहते थे घोटाला हो गया, घोटाला हो गया। आज के दिन हरियाणा के अंदर 38 लाख मेट्रिक टन पैडी आई है और 38 लाख मेट्रिक टन के अंदर हम जब प्रदेश की बात करें तो लगभग 31 लाख मेट्रिक टन आज मिल्स के अंदर पहुंच चुकी है। हमारी मंडी के अंदर यह हालत है कि ट्रैक्टर आता है, साथ के साथ परचेज होता है और उसकी I फॉर्म J फॉर्म कटता है। जरूर टेक्नोलॉजी के साथ जब हम बदलाव लाते हैं कि किसान के खाते में पैसा देना है और करना है, उसके अंदर दिक्कतें भी आती है, बैंकिंग सेक्टर की तरफ से भी दिक्कत आती है। और आज हमने एक चीज अचीव कर दिखाई है कि हमने 1500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में ट्रांसफर करा दिया और ये टारगेट लिया है कि अगले 1 सप्ताह के अंदर अंदर जो टोटल किसानों का पैसा है वो किसानों के हम खाते में दें। ये बहुत बड़ा चैलेंज था आप लोगों के लिए। आज भी चैलेंज है। कोविड के अंदर वीट की प्रोक्योरमेंट अपने आप में चैलेंज था। सेंटर्स बनाए, लोगों का एक डर था कि क्या हम कर पाएंगे, मगर 1900 सेंटर्स में हमारे एक एक ऑफिसर ने, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों ने जाकर प्रोक्योरमेंट करी। आज जब पैडी की बात आई, सेंटर्स बड़े, मिल्स के अंदर प्रोक्योरमेंट शुरू हुई, मगर हमने सेफली बिना लोगों को इन्फेक्ट होते हुए देख इस चीज को अचीव कर दिखाया है। और मैं ये मानता हूं कि हम जो हमारा टारगेटेड है 55 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा MSP पर आने का, उसको हम अचीव करेंगे। प्लस मेरे पास परसों एक चीज सामने आई थी कि 1509 जो पैडी की वैरायटी है जो सरकारी प्रोक्योरमेंट में नहीं आती, उसका रेट 1868 रुपए से नीचे आया था। वो हमने एफेड को आदेश दे दिए कि उसको पूरी तौर पर हरियाणा के अंदर MSP पर 1888 के भाव पे खरीदी जाए और एफेड उसको परचेज भी करेगी और आगे उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम जैसे पहले एक्सपोर्ट करते थे 2000 के टाइम पे, वैसे ही उसको एक्सपोर्ट करेंगे।
सर, एक किसानों को आड़तियों के चंगुल से निकालने के लिए क्रॉप जो लोन है उसकी सीमा बढ़ाए जाने की बात थी। 1.5 से 3 लाख करने की बात थी, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने कहा था। ये अगर हम जानना चाहें कि ये जो हब कहां पर है, ये कहां तक पहुंच चुकी है योजना, और कब से हम जो है ये लागू कर देंगे? जहाँ लोन की व्यवस्था बढ़ाने की बात है, निरंतर बैंकिंग सेक्टर से इस पे चर्चा चल रही है, क्योंकि कोविड के अंदर स्टेट्स के फाइनेंशियल हालात भी स्टेबल नहीं थे। उसके बावजूद भी हम उम्मीद करते हैं जो करंट फाइनेंशियल ईयर का आखिरी क्वार्टर है उसके अंदर हमारा प्रयास रहेगा कि ये व्यवस्था को हम पूरी तरह दुरुस्तता के साथ दें, क्योंकि अगर सेंटर पॉलिसी बनाता है तो उसके अंदर बैंकिंग सेक्टर्स का इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। प्रदेश की पॉलिसीज के अंदर क्योंकि हमें बोरोइंग्स करनी पड़ती है, उसके अंदर बैंकिंग सेक्टर्स के कई ऑब्जेक्शंस रहते हैं, मगर हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट निरंतर इस पे काम कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आखिरी क्वार्टर के अंदर, तिमाही के अंदर हम इसको अचीव कर पाएंगे। सर, ये बताएं कि ये जो कृषि कानून बने हैं, आप क्योंकि जिस बेल्ट से आए, आप कितना दबाव अपने ऊपर, अपने वोटर्स का मान लीजिए या लोगों का आपके ऊपर है? एक चीज जरूर मैं साझी करूंगा कि फार्मिंग लॉज नहीं है ये, इनमें एग्रीकल्चर रिलेटेड सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर लीगैलिटी को इम्प्रूव किया है कि किसान के साथ धोखा ना हो। जहां होल्डिंग की बात है वहां पर ओपन मार्केट सिस्टम को हमने एक्सपैंड करने का काम किया है, होल्डिंग पावर लोगों की अनलिमिटेड करने का काम किया है। आज के दिन जब हम प्रदेश की बात करें तो बहुत से लोग आज भी दबाव दे रहे हैं कि पंजाब की तर्ज पे कानून बनाओ। आप लोगों ने भी पंजाब का रेजोल्यूशन पढ़ा होगा, उनने बड़े स्मार्टली किसान के साथ एक धोखा किया और लिख दिया कि वीट और पैडी पे एमएसपी जो नहीं देगा उसको सजा होगी। वीट और पैडी पे तो हरियाणा के अंदर हम मशहूर कर रहे हैं कि पूरी एमएसपी देंगे, मगर क्या पंजाब ने ये कहा कि सरसों पर भी, बाजरे पर भी, नरमे पर भी, सूरजमुखी पर भी, सोयाबीन पर भी हरियाणा ये इंश्योर कर रहा है। हरियाणा इकलौता राज्य है जो चाहे 500 करोड़ लगे चाहे 1000 करोड़ लगे, एडिशनल सिर्फ हमारे फार्मर की फूड सिक्योरिटी बरकरार रहे, उसकी क्रॉप एमएसपी पर बिके, उसको पैसा देने का काम करते हैं। और मैंने तो पहले दिन कहा था जब ये कानून के बाद लोग इस्तीफा मांग रहे थे कि जब तक मैं बैठा हूं मैं अश्योर करता हूं कि हरियाणा के फार्मर की प्रोड्यूस की एक एक चीज को हम एमएसपी पे खरीदेंगे। और हैरानी की बात है, कल जब मैंने फूड सप्लाईज का रिव्यू लिया, जो हमारा दाल का एस्टीमेट था, आप हैरान हो गए, हमने मंडीज भी बढ़ाई कि दाल फालतू आएगी, आज दाल एमएसपी से ऊपर बिक्री है। और ये रिजल्ट आता है कि हम उसका शायद 10% भी एमएसपी पे ना खरीद पाए। तो ये फार्मर को फायदा हुआ है, मगर कोई सेक्टर है पॉलिटिकल जो इसके अंदर एक भ्रम फैला रहा है कि किसान की रीढ़ की हड्डी टूटेगी, किसान कमजोर होगा। और मुझे लगता है कि इस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को देखकर हरियाणा का फार्मर तो ये समझ चुका है कि अगर उनकी फसल के दाम को कोई सुरक्षित कर सकती है तो हरियाणा सरकार। मेरा सवाल ये था कि सरकार के अलावा, क्योंकि हरसिमरत ने जिस तरह से केंद्र सरकार, खासकर भाजपा का सहयोगी संगठन था, इस्तीफा दिया, फिर अकाली दल ने भाजपा से नाता भी तोड़ा, तो ऐसे में आप कितना दबाव अपने ऊपर मानते थे? अब है या वो जा चुका या लोगों ने दिया? देखो, जहां बात निर्णय अकाली दल और उनके कैबिनेट मंत्री का था, वो उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है। क्यों छोड़ा, पंजाब में चुनाव ड्यू है, वहां अलग पॉलिटिक्स करी जा रही है, वो उनका इंटरनल मैटर, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। जहां प्रदेश की बात है, अगर हमारे संगठन के अंदर ये हमें लगता कि इससे हरियाणा के फार्मर्स को बहुत बड़ा नुकसान होगा, या फिर मैं खुद ही स्वयं ये सोच लेता कि मैं फार्मर को उसकी फसल के पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो सबसे पहले मैं भी वही कदम उठाता। जब प्रोक्योरमेंट मैंने करनी थी और मुझे पता था कि हम एक एक चीज का दाम उचित तौर पर फार्मर को देने के लिए सक्षम है, तो हमने ये निर्णय लिया कि हम पहले एमएसपी देंगे। अगर उसके बावजूद भी फार्मर सेटिस्फाई नहीं होते तो उनसे चर्चा भी करेंगे। तो आप पर किस तरह का कोई दबाव, मतलब आपके नहीं आया? अगर दबाव होता तो क्या मैं यहाँ बैठा होता? नहीं, लोगों ने आज लोगों को समझाने, ये भले ही सोशल मीडिया में हो, लोग अक्सर ये कहते रहे, नियाम में सत्ता का लोभ जो है आ गया,
इसलिए आप थोड़ा सा साथ नहीं दे रहे? मैं तो एक चीज बोल सकता हूं, और चौधरी देवीलाल जी भी शायद इस चीज को बारी बारी उनके राजनीतिक सफर में भी लोगों को बताते रहे कि अगर किसान सरकार में नहीं होगा तो फिर किसान की सरकार नहीं होगी। आज हम बैठे हैं, किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको उसकी फसल का उचित दाम उसके खाते में दे पा रहे हैं। पहली बार है इतिहास में हरियाणा प्रदेश के 55 सालों के कि पिछली 2 क्रॉप का पैसा फार्मर अपने खाते में लेता है। उसको इंतजार नहीं करना पड़ता कि आड़ती के पास पैसा जाएगा, आड़ती अपना इंटरेस्ट काटेगा, वो पैसा फिर किसान को किस्तों में देगा। आज के दिन तो फसल देता है, फसल जैसे ही गोदाम में जाती है 7 दिन के अंदर अंदर उसके पैसे खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं। और मैं तो कल पंचकुला गया था, मेरे पास रायपुर, रानी के, पिंजौर के जो आसपास लगती मंडियों के लोगों ने आके धन्यवाद किया कि उनकी फसल का जो पूरा पैसा है उनके खातों में पहुंचा है। और ये चैलेंज अगर हम अचीव कर पाएंगे तो अपने आप में फार्मर के लिए भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि उसकी प्रगति हुई। और साथ में कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ा सेटबैक हमें टाइम का लगता था फार्मर को, खासतौर पर किसानी को, क्योंकि जैसे ही पैडी जाती थी वो वीट की तैयारी करता था, बीज भी लाना था, खाद भी लानी थी, बिजली के लिए डीजल भी लेकर आना था। आज कहीं ना कहीं जब उसके खाते में पैसा आता है तो वो मिनटों के अंदर अपनी व्यवस्था भी बना लेता है। आगे नवंबर दिसंबर में लोगों ने अपने बच्चों की शादियां भी करनी होती थी, वो भी एक चैलेंज था, जाओ पैसा बोरो करो। आज अपनी फसल के पैसे को वो जैसे चाहे वैसे यूटिलाइज कर सकता है। अच्छा, मेरा इसमें एक सवाल ये आता है कि आप खुद क्योंकि किसानी परिवार से जुड़े हैं, हालांकि आपकी किसानियत बड़ी है, लेकिन जो छोटे किसान हैं, मार्जिनल किसान हैं, उनका आड़तियों के साथ एक संबंध रहता है जो बैंकर्स के साथ होना मुश्किल है। और जिस तरह से हम उन्हें सुविधाएं देने की बात करते हैं लेकिन डिले हो रहा है, या हम उनकी गारंटी की बात करते हैं, लेकिन ये व्यवस्था को क्या दुरुस्त कर पाएंगे आप ताकि उनकी निर्भरता जो है आड़ती पर ना रहे? किसान का और आड़ती के जो मेल है उसको तोड़ने का काम सरकार नहीं कर रही, नाम कर सकते। एक वो रीजनल फाइनेंशियल सिस्टम है जिसके अंदर उनकी पीढ़ियों दर पीढ़ियों की लेन देन है। हमने तो एक व्यवस्था बनाई है जिसके अंदर अगर वो आड़ती को पैसा देना चाहता है तो फार्मर लिखित में दे दे, मगर हमारा लक्ष्य ये है कि पैसा जो है वो पूरा फार्मर तक पहुंचे। अगर उसकी कोई बोरोइंग है, अगर उसकी कोई उधारी है, उसका कोई लेन देन है, तो वो फिर पहले कटे ना। फार्मर अपना बैठ के आड़ती के साथ हिसाब बाद में भी कर सकता है, मगर जो डिले होता था कि फार्मर का पैसा आ जाता था मार्केट में और मार्केट से फार्मर तक पैसा नहीं पहुंचता था, हमने उस डिले को समाप्त किया। हमने पहले पैसा फार्मर को दे दिया। आपने बेरोजगारी मिटाने की बात भी की थी, 75% उद्योगों में जो है हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने की बात की थी। ऑर्डिनेंस किया सरकार ने, राज्यपाल ने वापस कर दिया। एक तो ये बताएं कि ऐसा क्यों हुआ और आगे अब क्या प्लानिंग है? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। कोई भी बिल अगर विधानसभा में लेकर आना है और उसका ऑर्डिनेंस अगर असेंट के लिए पेंडिंग है तो बिल इंट्रोड्यूस जब तक नहीं हो सकता जब तक असेंट को विड्रॉ ना किया जाए। और हरियाणा सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से गवर्नर को ये लिखकर भेजा है कि आप उस ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि 5 तारीख के सेशन के अंदर हम अपना बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये बताएं कि कैबिनेट में विस्तार कब तक होगा? तो अभी बड़ौदा का चुनाव प्राथमिक है और सरकार मजबूती के साथ उस सीट को जीतने का भी काम करेगी। और आपको शायद कांग्रेस की बौखलाहट तो दिन प्रतिदिन दिख रही है। जिस तरह की टिप्पणी कुलदीप शर्मा जी ने हमारे कैबिनेट के साथी पर, जेपी दलाल जी पर करी और हुड्डा जी की मौजूदगी में करी, और हुड्डा जी वहां दांत निकाल रहे थे, ये दिखा देता है कि ये समाज को जोड़ने वाले लोग नहीं, समाज को तोड़ने वाले लोग हैं। इनकी जो दिशा है कहीं ना कहीं सामाजिक भावनाओं को, और खास तौर पर अगर एक कम्युनिटी पर बात करें, इस तरह की टिप्पणी करनी, और वो भी ऐसे बड़े राजनीतिक परिवार से आकर ऐसी लूज टॉक करने का काम किया, ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर और खास तौर पर कांग्रेस के नेताओं के अंदर किस तरह की फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप हो रही। ये बताएं कि किस तरह की चुनौती आप जो है बड़ौदा में पाते हैं, क्योंकि किसान बहुल इलाका है। हरियाणा में कृषि कानूनों का विरोध थम गया है ऐसी बात नहीं है।
मैं ये मानता हूं कि पिछले एक साल के अंदर हरियाणा की सरकार ने प्रत्येक विधानसभा में काम किया है। बड़ौदा के लोगों ने भी विकास होता देखा है। अगर मैं सड़कों की बात करूं तो लगभग 35 करोड़ के आसपास की सड़कें अकेली बड़ौदा हल्के के अंदर हमने एक साल के अंदर मंजूर करी है। अगर मैं बात करूं ग्रामीण की तो हमने शायद रूरल डेवलपमेंट के अंदर 60 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट दिए हैं। एजुकेशन के अंदर हमने 2 कॉलेजेस दिए हैं। एक यूनिवर्सिटी जो उनकी बहुत लंबी मांग थी उसको अप्रूव करने का काम किया है, क्योंकि टेक्निकलिटीज थी, कोड ऑफ कंडक्ट है, कैबिनेट उसको अप्रूव नहीं कर पाई। मगर बड़ौदा के लोगों को ये पता चल गया कि जो भूपेंद्र हुड्डा ये कहता था कि मैंने बड़ौदा में गंगा चलाई है, अगर गंगा किसी ने चलाई तो एक साल में हरियाणा की सरकार ने। आप बड़ौदा कब जा रहे हैं? मैं 28 या 29 के आसपास का कल जॉइंट मीटिंग में निर्णय हुआ है और 2 दिन मुख्यमंत्री वहां लगाएंगे, 2 दिन में वहां। ये बताएं कि आने वाले साल के लिए, क्योंकि 27 को आपका कार्यकाल 1 साल का, मैं फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप पहली दफा सत्ता में शामिल हुए हैं। भाजपा ने तो पिछले 5 साल भी निकाले हैं। आपका अगले साल के लिए क्या टारगेट है? क्योंकि युवाओं की, जब युवा आपकी तरफ देखते हैं, 75% रोजगार की बात हो, आपने इसमें बदलाव किया, प्रोक्योरमेंट में बदलाव किया खाद्यान्नों के, तो अगले साल के लिए आप क्या टारगेट लेके चलेंगे? मैंने 3 सेक्टर्स पकड़े थे, 3 डिपार्टमेंट्स के अंदर बदलाव किया था और बड़े चैलेंजेस आए। पहला फूड सिविल सप्लाईज का था और मैं ये मानता हूं कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस उसका एक बहुत बड़ा सेक्टर है। साथ में पीडीएस एक अलग सेक्टर है, क्वालिटी कंट्रोल एक अलग सेक्टर है, मगर प्रोक्योरमेंट एक चैलेंज होता था। लोगों को मंडियों में सोना पड़ता था, अव्यवस्था होती थी। हमने उसको दुरुस्त किया, पहले से बहुत अच्छा किया। दूसरा, हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दुरुस्त किया। बारी बारी बाबुओं के चक्कर काटने, महकमों के चक्कर काटने, आपने खुद देखा होगा कि हरियाणा के अंदर एक ऐसा मॉडल बना है। लोगों को दिक्कत आ रही है, आज भी नए चीज को अपनाने में दिक्कतें आएंगी, मगर आज हैरानी है, लोग खुद प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा रहे, करोड़ों रुपया डेवलपमेंट चार्ज का जमा हुआ, करोड़ों रुपया प्रॉपर्टी टैक्स का जमा हुआ। आज रजिस्ट्रीज जो है वो 4000 का आंकड़ा प्रतिदिन डीड्स का टच कर चुकी, जो हमारा पहले भी नॉर्मल था। इसका मतलब सिस्टम लोगों ने अपनाया है। जहां रेवेन्यू ऑफिसर्स पर बारी बारी 7A के आरोप लगते थे, हमने कड़े कदम उठाए। हमने पहले 6 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया और एक प्राइमरी रिपोर्ट और आई है जिसके अंदर और ऑफिसर्स के नाम आए। हम उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। रेवेन्यू को जहां दुरुस्त किया, वहीं हमारे प्रदेश से जो एरियल सर्वे शुरू हुआ था, जिसके अंदर लाल डोरा मुक्त गांव हमने सिरसी को बनाया। अब हमारे पास 220 ऐसे गांव हैं जिनको हमने लाल डोरा मुक्त बनाया। उसको प्रधानमंत्री ने 8 स्टेटों में स्वामित्व के तौर पर लागू किया। एक अचीवमेंट है। और जहां हम बात करते हैं टैक्सेशन की, पहली बार है कि हमारे जीएसटी का रिकवरी का रिकॉर्ड है। जहां एक्साइज की बात करते थे, हमारे यहां पर एडिशनल कोटा कभी नहीं बिका करता था, इस बार हमें उसमें भी रेवेन्यू आ रहा है। जहां गड़बड़ियां थी उसके खिलाफ हमारी सरकार ने चाहे सीटी बनाई हो, चाहे आगे विजिलेंस की इंक्वायरी उसके अंदर करी हो, जो भी दोषी अधिकारी थे, जो नेक्सस इतिहास में चलता आया था, उनके खिलाफ हमने कड़े कदम उठाए हैं। और हमारा ये टारगेट है, आगे एम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्री को इनवाइट करने की बात है। पहली बार आप नोटिस करेंगे कि 1 साल के अंदर हमारे पास 17 नए प्रोजेक्ट्स आए जो हाई पावर के अंदर हमने अप्रूव करे। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो हमारे HSIDC के प्लॉट्स कभी ऑक्शन नहीं हुआ करते थे, निरंतर मैंने कल ही अप्रूव किया है कि सिरसा में, जींद में, रोहतक में जो पेंडिंग प्लॉट्स हैं, मेरे पास एसोसिएशन के लोग आए कि बड़े प्लॉट्स नहीं लेते, उनको हमने डाउन साइज करवाया है और उनको ऑक्शन किया कि नई छोटी एंसिलरीज जो है, मारुति की है, हीरो की है, उनको हम डेवलप कर पाए कि हमारी स्टेट में एम्प्लॉयमेंट के अवसर। और जिस दिन हमारा 75% का कानून प्रदेश में लागू होगा, हम यूथ की एम्प्लॉयमेंट को फोकस देंगे। आपने देखा होगा कि हरियाणा एक स्टेट है जिसने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लोगों के लिए ट्रेनिंग ऑनलाइन हो, उनको कैसे और पॉलिश किया जाए, उसकी व्यवस्था बनाई। और हमने जो 50,000 बच्चों का टारगेट लिया था, कल ही मैंने ACS एम्प्लॉयमेंट से इस बारे में रिपोर्ट ली। आपको खुशी होगी बताते हुए 20,000 से ऊपर बच्चों ने
रेगुलर वीकली अपनी एग्जामिनेशंस को देकर उस तैयारी को आगे ले जाने का काम किया। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। मेरा सवाल था कि इस साल के लिए क्या टारगेट ले रहे हैं, 1, 2 या 3? मेरा सबसे पहला जो टारगेट है वो इस साल एविएशन सेक्टर के अंदर हरियाणा को एक नई ऊंचाई पर लेके जाना है, और उसके अंदर हमने हमारे 5 रनवेज को कैसे लाइट्स के साथ कनेक्ट किया जाए कि नाइट फ्लाइंग हो। एरो स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स जो हैं उसके अंदर महेंद्रगढ़ को हमने चुना है। हम 2 टारगेट लेकर चल रहे हैं कि आपके भिवानी के अंदर हम एविएशन हब बनाएं, जिसके अंदर बच्चों की ट्रेनिंग के लिए इसको हम पीपीपी मॉडल पे लेके जाएंगे कि कोई भी फ्लाइंग स्कूल आना चाहता है तो रेवेन्यू शेयरिंग के अंदर हरियाणा सरकार के साथ बच्चों को ट्रेनिंग दे, क्योंकि आगे पायलट्स की डिमांड ग्लोबली बढ़ेगी। और साथ में सिमुलेटर्स जो हैं, हरियाणा के अंदर गुड़गांव में एक सिमुलेटर है, और हमारे पायलट्स आज मिडिल ईस्ट, हमारे पायलट्स आज सदर्न यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ जाते हैं अलग अलग टाइप रेटिंग लेने के लिए। मेरी निरंतर 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी, और एयरबस से और बोइंग से चर्चा चल रही है कि उनके जो हाई डिमांड प्लेन्स हैं हिसार एरो हब के अंदर, उनको हम सिमुलेटर एस्टैब्लिश कर देंगे कि विदेशों के पायलट भी आकर हिसार में ट्रेनिंग कर पाए। सर, मेरा एक सवाल और है। जिस तरह से आपने बदलाव की बयार जो बहाई है या करने की शुरुआत की है, तो भले वो एक्साइज एंड टैक्सेशन हो या फूड ये प्रोक्योरमेंट हो या और ये रजिस्ट्री का मामला हो, उसमें लेकर आपने आरोप भी बहुत झेले हैं, और बाहर लोगों के बजाय आपके परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया। मैं तो, आप किस परिवार के सदस्य की बात कर रहे हैं? आप पारिवारिक तौर पर जानते हैं कि मैं किनके, आपके चचा हैं। आपके राजनीतिक तौर की बात करते हैं, पारिवारिक नहीं। आज जिन लोगों का लक्ष्य राजनीतिक है, मैं उस पर ना टिप्पणी करूं तो बेहतर है। अगर बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी नॉलेज के और आरोप घोटालों पे लगा दिए जाते हैं, मैं तो कहता हूं तथ्य तो लेकर आइए। एक मेरा अंतिम सवाल ये है कि ये नया साल शुरू होएगा, क्या किसी तरह से कोई संभावना है दोनों परिवारों की राजनीतिक रूप से मिलने की? राजनीतिक तौर पर हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और मजबूती के साथ ये गठबंधन प्रदेश के विकास के लिए अगले 4 साल काम करेगा। वैसे बड़े चौटाला साहब भी इनकार कर चुके हैं कि अब कोई उनके ऊपर ना मैंने पहले दिन से आज तक टिप्पणी करी, ना मैं उनकी कई बात। तो ये हैं दुष्यंत चौटाला, जिनसे हमने कई मुद्दों पर बात की है और बेबाकी से उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।